नमस्कार, मैं अजय झा अपने चैनल एस्ट्रो व्यू पॉइंट के माध्यम से एक बार फिर आप लोगों के सामने हूँ। हमारे देश में कई क्रांतियाँ हो चुकी हैं। कुछ क्रांतियाँ तो हुई आज़ादी की लड़ाई से संबंधित, कुछ क्रांतियाँ हुई यहाँ की आम जनता के जीवन को बेहतर करने के लिए। जैसे कि हमारे यहाँ अन्न की कमी हुई तो हरित क्रांति हुई, दूध की कमी हुई तो श्वेत क्रांति हुई। इसका परिणाम अमूल वगैरह का जो कोऑपरेटिव कमेटी है उसका विकास हुआ और आज अमूल इतना बड़ा प्रोडक्ट बना है, घर घर तक उसकी पहुंच हो चुकी है। लेकिन मैं आज एक दूसरी क्रांति की बात करूंगा, जिस क्रांति की बहुत ही आवश्यकता है। उस क्रांति का नाम है स्वास्थ्य क्रांति, हेल्थ हाइजीन। हमारा हेल्थ कैसे बेहतर हो, इसके बारे में एक क्रांति की आवश्यकता इस समय आ रही है। कोरोना के पहले लहर को हम लोग झेल चुके हैं, दूसरे लहर में हम लोग सफ़र कर रहे हैं इस समय, और तीसरे लहर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ध्यान देने की आवश्यकता ये है कि क्या हमारा समाज, हमारी सरकार, हमारा देश वो तीसरी लहर के लिए तैयार है। अगर पूछा जाए तो शायद उत्तर नहीं में आएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की इतनी अधिक कमी है कि सरकार के बूते से बाहर की बात है कि इसको पार किया जा सके। सरकारें अपनी ओर से कोई कोर कसर नहीं रख रही, लेकिन ध्यान देने की बात है कि उसका क्रियान्वयन करने वाले लोग होते हैं। जो फ्रंट लाइन वर्कर होते हैं, डॉक्टर्स जो होते हैं, अगर वही बीमार होने लगेंगे, वही इन्फेक्टेड होने लगेंगे, तो ये लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी? जैसा कि हो रहा है, पहली लहर में भी हुआ है, दूसरी लहर में भी हुआ है। अब इनसे बचने के लिए हमें हेल्थ का जो सबसे अच्छा पैरामीटर है, जिसको बोलते हैं ऑप्टिमल हेल्थ, उसकी जरूरत पड़ेगी। केवल मेडिसिन के भरोसे हम नहीं रह सकते। कोई भी मेडिसिन कंपनी जब मेडिसिन बनाती है, मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा, उस समय तो डीजीसीआई से जब उसको लाइसेंस लेना होता है, या हमारे स्वास्थ्य विभाग से, आयुष विभाग से लेना होता है, तो उस समय तो उसके पैरामीटर बहुत ही अच्छे होते हैं। मिलावट बाद में शुरू होती है, क्योंकि कंपटीशन के बाजार में उनको आना पड़ता है, कमीशन का खेल चालू होता है। वहाँ से जो उनकी गुणवत्ता है वो लगातार नीचे होती चली जाती। तो जिस तरीके से हमको दिखाया जाता है कि इन प्रोडक्ट्स में, इस मेडिसिन में इस तरह की चीज़ें हैं, वो चीज़ें उसमें उतने परसेंटेज में नहीं पाई जाती है। लेकिन बॉडी का रिक्वायरमेंट कभी कम नहीं होता है, बॉडी को तो उतना चाहिए। तो एक न्यूट्रिशनल गैप बढ़ता जाता है, और जिसका परिणाम ये होता है कि व्यक्ति एक समय में इतना बड़ा गैप में आ जाता है जिसको फुलफिल वो नहीं कर पाता है, और उसको अपनी जान गंवानी पड़ती है। तो ऑप्टिमल हेल्थ के बारे में मैं बात कर रहा हूं कि सबसे पहले इसका पैरामीटर है इसे बोलते एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हम लोग के जीवन से लगभग समाप्त हो चुका है। आज किसी को 100 मीटर जाना है तो बाइक से जाएगा। बाइक का तेल हमारे यहाँ से नहीं आता, अरब का तेल है, वो अरब का पानी। तो दो तरीके से हम नुकसान करते हैं, कि अपना हेल्थ भी नुकसान करते हैं, पर्यावरण का भी नुकसान करते हैं, और साथ ही साथ अपने जो हमारे विदेशी मुद्रा भंडार है उसका भी हम नुकसान करते हैं। एक्सरसाइज बहुत सारे फिजियोथेरापिस्ट, फिजियोलॉजिस्ट, डॉक्टर्स, योगाचार्य, इन लोगों ने एक जो आकलन किया है
कि स्वस्थ व्यक्ति जो भारतीय है उसको कम से कम 1.5 घंटे एक्सरसाइज करना चाहिए। इसमें योग भी है, प्राणायाम भी है, कुछ फास्ट मूविंग एक्टिविटी भी है, जैसे एरोबिक्स वगैरह होता है, प्राणायाम भी है, उसके साथ मेडिटेशन भी है। ये चीज़ें कम से कम 1.5 घंटे उनको अपनी दिनचर्या में शामिल करना है, अगर वो ऑप्टिमल हेल्थ चाहते हैं तो। दूसरा है एटीट्यूड। एक समय में मनोरोग भारत में नहीं हुआ करते थे, उनकी मात्रा बहुत नगण्य थी, अपवाद स्वरूप किसी को हो जाया करता था। लेकिन धीरे धीरे जो औद्योगिकरण का प्रभाव हुआ, नगरीकरण का प्रभाव हुआ, प्रतिद्वंदिता जो बढ़ी लोगों में, बहुत तरह के वाद होने लगे, जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, वाद के साथ विवाद। तो वहां से लोगों के अंदर जो उनका एटीट्यूड है वो चेंज होता चला गया। आज किसी चीज को देख करके हमारा मस्तिष्क उसके सापेक्ष ज्यादा नहीं सोचता है, निरपेक्ष ज्यादा सोचता है। हम उसके लिए पॉजिटिव नहीं सोचते, हम नेगेटिव उसके बारे में ज्यादा सोचते हैं। और नेगेटिव सोचने से सबसे पहला नुकसान अगर किसी का होता है तो हमारा खुद का होता है। तो एटीट्यूड भी हमारा अच्छा नहीं है। कोई हमारे घर में आकर के बैठ गया और 100 रुपये का नोट अगर इधर उधर हो गया तो हम सीधे सीधे ये समझते हैं कि 100 रुपया अगर जो बैठा था उसी ने चुरा लिया होगा। हम उसके बारे में ये अनुमान नहीं लगाते हैं कि वो पैसा कहीं इधर उधर हो गया होगा। हो सकता है थोड़ी देर बाद हमारे परिवार के किसी सदस्य बता दें कि उसने खर्च कर दिया हो, लेकिन हम लोग पूर्व आकलन कर लेंगे कि उस पैसे को उस व्यक्ति ने चुरा लिया है। इस तरह का एटीट्यूड हमारा है, वो पूरे भारत में फैल चुका है इस तरीके से। रेस्ट। थर्ड है रेस्ट। रेस्ट 14,500 करोड़ रुपए की मेडिसिन हमारे इंडिया में बिकती है नींद की गोली के रूप। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस देश में लोग इतने ज्यादा आस्तिक हों, ईश्वर में विश्वास करने वाले हों, और उनको रात में नींद ना आए, इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का कुछ हो नहीं सकता है। तो नींद की गोली खा करके लोग सो रहे हैं, इसलिए कि नींद नहीं, टारगेट पूरा करना। किस चीज का टारगेट? मेरे व्यक्तिगत विचार में टारगेट लाइफ का एक ही होता है कि मैं इतना दिन जिया, इसका टारगेट कोई क्रॉस नहीं कर सकता है। जिसकी जितनी सांसों की पूंजी है उसके बाद उसको जाने जाना है। लेकिन हम टारगेट बनाते, इस साल हम बिजनेस में 10 करोड़ का करेंगे, हम 100 करोड़ का करेंगे। कंपनियां डाल देती हैं अपने एम्प्लॉय के ऊपर, बेचारे नींद गंवाते हैं। मैं मनोविज्ञान का अध्यापक हूँ, छात्र हूँ, मैं इस चीज को जानता हूँ कि अगर प्रॉपर व्यक्ति नींद 8 घंटे नहीं लेगा, 7 घंटे वो गहरी नींद नहीं लेगा, 8 घंटे, तो उसके सारे जो सिस्टम है, चाहे मेटाबॉलिज्म हो, चाहे उसका नर्वस सिस्टम हो, चाहे उसका डाइजेस्टिव सिस्टम हो, सारे सिस्टम उसके ध्वस्त हो जाएंगे। वहां से वो बीमारियों के चंगुल में आता चला जाएगा और धीरे धीरे करके अपनी जान गंवा देगा। तो रेस्ट भी प्रॉपर नहीं है। महिलाएं टुकड़े में सोती हैं, ये भी उचित नहीं। नींद का मतलब डायरेक्ट होना चाहिए। कोई ट्रेन यहां से दिल्ली के लिए चले और इलाहाबाद में जाकर 3 घंटे खड़ी हो जाए, फिर वहां से चले, फिर जाकर के टुंडला में जाकर खड़ी हो जाए, उस ट्रेन पे हम लोग चढ़ना चाहेंगे? नहीं चढ़ना चाहेंगे। कि नींद की भी यही स्थिति है, उसको चाहिए तो प्रॉपर चाहिए। ये नहीं कि ब्रेक चाहिए। ब्रेक का मतलब ये होता है कि लास्ट जब वो नींद की होने लगेगी वहां और शुरू होने लगेगी वहां, उसमें बहुत सारा ऐसा समय आएगा कि जब उसको नींद नहीं कही जा सकती। अब आता है हमारा न्यूट्रिशन, पोषण। पहले खाना कैसा हुआ करता था? सभी खाने में पोषक तत्व हुआ करते थे, गोबर का खाद होता था। आज क्या है? यूरिया, डीएपी, जितना ज्यादा डालना है डाल दो।
बहुत तरह के पेस्टिसाइड वगैरह का इस्तेमाल हो रहा है। रियल में हम आज न फल खा रहे हैं न अनाज खा रहे हैं, उसमें लगभग 60%, 40% हम केवल केमिकल को खा रहे हैं। जिन केमिकल की आवश्यकता हमारे शरीर को है वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसकी आवश्यकता नहीं है वो बहुत हार्मफुल है, और इसके कारण नई बीमारियां होती जा रही हैं। इससे बचने की आवश्यकता है। अगर हम अपने पुरातन की ओर लौटेंगे तो वहाँ इसका समाधान हो जाएगा। हर्बल चीज़ों का इस्तेमाल होना चाहिए, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल होना चाहिए जो ऑर्गेनिक, जो खेती एग्रीकल्चर है उसके ऊपर बेसिक होनी चाहिए, तभी जाकर के हम इस समस्या का समाधान पा सकते हैं। शेष अगले वीडियो में मेरा अगर उद्बोधन आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। धन्यवाद। जय भारत, जय भारती।